एक बार फिर से स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। ये खास पेशकश लगातार जारी है। इन सब के बीच एक बड़ी खबर बिहार से आ रही है। बिहार के कुर्नी से बीजेपी की जीत और जाहिर तौर पर ऐसे में नीतीश कुमार के लिए, तेजस्वी यादव के लिए ये एक बड़ा झटका है। उनके गठबंधन की हार हुई है। पहले ये सीट आरजेडी के पास थी, लेकिन बाय पोल में आपको बता दें कि उपचुनाव में बीजेपी ने ये सीट छीन ली आरजेडी से। तो बिहार में नीतीश तेजस्वी गठबंधन के लिए ये बड़ा झटका है। बिहार के कुर्नी से बीजेपी की जीत हुई है। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है बिहार से। बिहार के कुर्नी से बीजेपी जीत गई है। जो उपचुनाव हुआ था, नीतीश तेजस्वी को बड़ा झटका। और अब तक के जो नतीजे आए हैं, गुजरात का हो, हिमाचल प्रदेश का हो, इससे जुड़ी कुछ अहम जानकारियां आपको देंगी मेरी सहयोगी शिरीन, और उनके पास कुछ और भी बड़ी खबरें आ रही हैं, अब तक वो पहुंचाएंगी। शिरीन। बिल्कुल अखिलेश, क्योंकि आंकड़े जिस तरीके से सामने आ रहे हैं, तस्वीर जो है वो और भी ज्यादा दिलचस्प होती जा रही है। और हमने क्योंकि पूरी तैयारी की अपने दर्शकों के लिए ये आंकड़े आसानी से समझाने के लिए। तो देखिए, कच्छ का रण इस वक्त आप देख रहे हैं और मेरे आगे चलता हुआ ये ऊंट, और इसी पर आपको आंकड़े हम दिखाते हैं। गुजरात में 182 सीटें, 156 बीजेपी के पास, यानी प्रचंड जीत की ओर है बीजेपी। कांग्रेस 18 और आम आदमी पार्टी यहां 5 सीटों पर सिमटती फिलहाल तो दिखाई दे रही है। 3 अन्य के खाते में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहां सबसे बड़ा आंकड़ा और साथ ही रिकॉर्ड तोड़ जीत जो है वो बीजेपी सीधे तौर पर यहां दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। ये तो गुजरात की बात हो गई। नतीजे पूरी तरीके से देखिए लगभग तो क्लियर हो चुके हैं। तस्वीर और साफ जैसे ही होगी वो भी आपके सामने रखेंगे। गुजरात की बात हमने कर ली, लेकिन आज हिमाचल प्रदेश की भी तस्वीर साफ हो रही है। और हिमाचल फिलहाल ये कह रहा है कि वहां पर जो रिवायत निभाई जाती रही है वही आगे भी निभाई जाती रहेगी, यानी कि परंपरा बदलती हुई फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रही। आंकड़े आ गए हैं सामने, देखिए 25 सीटें यहां पर बीजेपी, लेकिन 40 का आंकड़ा कांग्रेस के साथ है। और आम आदमी पार्टी अभी तक खाता नहीं खोल पाई है और 3 अन्य के खाते में जाते हुए। तो यहां कांग्रेस, यानी कि देखिए जो यहां पर एक रिवाज रहा है कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस यहां आती दिखाई दे रही है। मैं शिरीन आपके पास दोबारा लौटूं, उससे पहले मुझे जरा शिमला जाना है। जैनेंद्र हमारे सहयोगी वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैनेंद्र, कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है इस वक्त, वहां पर क्या माहौल, क्या कुछ और आप देख पा रहे हैं? और कुछ नेता अगर आपके साथ हो, जरा उनसे बात भी करिए। मौजूद हूँ यहाँ पर। बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठे हो चुके हैं। इन लोगों ने लड्डू बांट लिया है, आतिशबाजी कर ली है और सबको इंतजार है इनके बाहर निकलने का। इनसे सुनवाते हैं कि लोगों की क्या भावनाएं, क्या कहेंगे सरकार बनने वाली है हिमाचल में। क्यों, क्या लग रहा है? बहुत अच्छी बात है। क्यों, क्या लग रहा है? किस वजह से सरकार बन रही है? कांग्रेस हमारे काम का बहुत अच्छा ढंग से करती है। किसको श्रेय देते हैं जो जीत हो रही है कांग्रेस की हिमाचल में? उसके पीछे क्या कारण नजर आ रहा है? इसमें रानी साहब की मेहनत है और स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह का आशीर्वाद है इन पर। मुख्यमंत्री किसे बनना चाहिए? रानी साहब को। आप बताओ, क्या कैसा माहौल है और जश्न की क्या तैयारी है? जश्न दमदार है। इस टाइम देख लो, माहौल आपके सामने है। लेकिन लग नहीं रहा कि अभी भी आप लोगों को यकीन हुआ है कि हम जीत गए हैं। 2 डब्बे लड्डू और 2 बार पटाखे जलाए और उसके बाद सब शांत पड़ गए। क्या अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि सरकार बनेगी? सरकार तो कन्फर्म है ना बनना, और जब रानी प्रतिभा सिंह जी मुख्यमंत्री बनेंगे ना, तो उसके बाद देखना आप कितना जश्न होगा। यहाँ विधायकों को कहाँ ले जाने की तैयारी है? अभी इतना पता नहीं, इतना पता नहीं है। तो देखिए, कार्यकर्ता है यहाँ पर, रह कर नारेबाजी हो रही है, जश्न नारेबाजी तो हो रही है, लेकिन अंदर खाने कई तरह के डर भी हैं। अभी जो बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को बता दें, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस इस बात को लेकर चिंतित है कि कहीं उनके विधायक टूट ना जाएं। हिमाचल में कांग्रेस को खरीद फरोख्त का डर सता रहा है। अभी की बड़ी खबर, विधायकों को मोहाली ले जाने की तैयारी है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि मोहाली के रेडिसन होटल में रखा जाएगा इन विधायकों को। हिमाचल में कांग्रेस अभी 40 सीटों पर आगे है। तो अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, विधायकों को मोहाली ले जाएगी कांग्रेस। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, चूंकि कांग्रेस को यह डर है कि कहीं कोई खरीद फरोख्त ना हो जाए, उनके विधायक बिक ना जाए, पार्टी टूट ना जाए। हिमाचल में हालांकि 40 सीटों पर अभी कांग्रेस आगे है और इस लिहाज से बहुमत के आंकड़े से बहुत आगे है वो, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कांग्रेस को कि कहीं उनके विधायकों को तोड़ ना लिया जाए। खरीद फरोख्त का डर सता रहा है और यह बड़ी वजह कि विधायकों को वहां से ले जाने की तैयारी है, मोहाली ले जाया जाएगा, जो अभी एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। हिमाचल में कांग्रेस को लगातार ये डर सता रहा है कि कहीं वो टूट ना जाए, पार्टी में टूट ना हो जाए, उनके विधायक बिक ना जाए। हिमाचल में कांग्रेस 40 सीटों पर आगे है। अभी हिमाचल के रुझान आए हैं।
रुझानों में जो चुनाव आयोग की वेबसाइट है उसके लिहाज से हम 40 सीटों पे आगे हैं और बीजेपी 25 सीटों पे है। तो हमारे लिए एक अच्छी सुखद बात है। हिमाचल देवभूमि है, भगवान की कृपा से हमें जो है वहाँ शासन करने का मौका मिलने जा रहा है, इस बात की हमें पूरी उम्मीद है। और जो कांग्रेस ने वादे किए थे, 10 गारंटी जो कांग्रेस ने घोषित की थी, उन 10 गारंटियों को हम पूरी तरह से लागू करेंगे और भी हिमाचल की जनता विकास के लिए हम सब कुछ करेंगे। और जो वीरभद्र सिंह जी ने लगातार 6 टर्म में हिमाचल को विकास किया था, उसको भी अनवरत रूप से हम जारी रखेंगे। और वहाँ की जनता जो पिछले 5 साल से बिल्कुल त्रस्त थी, परेशान थी जो भाजपा की सरकार से, उन सब चीज़ों को हम सुधार करेंगे। और इस चुनाव में जिन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही, मैं कहना चाहूँगा, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा प्रियंका गांधी जी का कि उन्होंने इसमें वक्त दिया और उन्होंने कांग्रेस के जो वहाँ चुनाव प्रचार की कमान थी उसको संभाल के बहुत अच्छी तरह से उन्होंने प्रचार किया, उसका बहुत असर किया। तो हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी अभी राजीव शुक्ला जिन्हें आप सुन रहे थे, सीधे मैं आपको लिए चलता हूं आशीष कुमार सिंह, हमारे सहयोगी इसी खबर पर आपको और ज्यादा जानकारी देंगे। आशीष, क्या कांग्रेस को यह कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो अपनी सरकार बना लेगी? टूटने का खतरा क्यों? देखिए, मुझे लगता है कि ये प्रिकॉशन लेना चाह रही है कांग्रेस पार्टी। जो पिछले कुछ राज्यों में ये झेलना पड़ा है कि विधायकों की टूट देखी गई और इसी वजह से रणनीति बनाई गई है, जो मैं आपको जानकारी दे सकता हूं कि हमें सोर्सेज ने कंफर्म किया। राजीव शुक्ला खुद 3:30 तक पहुंचने वाले हैं भूपेश बघेल और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ। और सभी विधायकों को जो कांग्रेस के जीत कर आते हैं, आखिरकार जो भी आंकड़ा होता है, उन सभी विधायकों को चंडीगढ़ के पास मोहाली में रेडिसन होटल बुक कराया गया। वहां पर सेफली ले जा करके कांग्रेस अपने विधायकों को रखेगी ताकि इस बात का 1% भी रिस्क ना हो कि विधायकों की किसी तरह से हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश हो सके। तो कांग्रेस कोई चांस नहीं लेना चाहती अखिलेश, इस वजह से ये फैसला किया गया है कि सभी विधायकों को चंडीगढ़ के पास मोहाली में इस होटल में रखा जाए। चलिए, शुक्रिया आशीष कुमार सिंह इस जानकारी के लिए आपका। और इन सबके बीच गुजरात के नतीजों से बीजेपी बहुत ज्यादा उत्साहित है। अमित शाह ने अभी ट्वीट करते हुए जो बातें कही हैं वो हम आपको बता दें। जिस तरीके की जीत है ये गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की, जाहिर तौर पर आने वाले दिनों में इसके मायने मतलब ही निकलेंगे। गुजरात में जीत के सभी रिकॉर्ड टूट गए, ये कहना अमित शाह का। जनता के अटूट विश्वास की जीत है। गुजरात ने हमेशा इतिहास रचा है। ट्विटर पर यह बातें अमित शाह ने लिखी हैं। गुजरात की जीत पर अमित शाह का ट्वीट। और जितेंद्र दीक्षित हमारे साथ इस वक्त जुड़ेंगे। हर्ष सांघवी से जितेंद्र दीक्षित ने बातचीत की है, वो क्या कह रहे हैं सुनते हैं जरा। सूरत की जिस सीट पर सबकी नजरें गड़ी हुई थी उस सीट के नतीजे आ गए हैं और गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी फिर से एक बार जीत हासिल कर रहे हैं। हमारे साथ हर्ष सांघवी बातचीत के लिए मौजूद हैं। हर्ष भाई, अब से कुछ देर पहले आपने एक ट्वीट किया, हाउ इज द जोश? तो मैं आपसे पूछता हूं, फिर से एक बार विधायक बन रहे हैं, हाउ इज द जोश? पीपल ऑफ गुजरात आर टू हैप्पी एंड जोश इज ऑलवेज हाई, बट जोश हमारा सकारात्मक होता है। हम सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ने वाले लोग हैं। 27 साल का ये संबंध आज फिर से एक बार ऐतिहासिक मुकाम पे आया है। ये सत्ता का चुनाव नहीं था, ये चुनाव संबंधों और विश्वास का था। गुजरात के प्रत्येक गांवों में से जिस प्रकार से मोदी जी और हर एक व्यक्ति का संबंध था, वो संबंध का नतीजा आज हम सबने देखा है। गुजरात के हर एक कोने में मोदी मोदी के नारे गूंज रहे हैं। 2002 से मेरे गुजरात के प्रत्येक व्यक्ति, आज तो पूरा देश हो गया है, गुजरात के प्रत्येक व्यक्ति मोदी जी के साथ मिलकर संघर्ष और साहस कर रहा था। विपक्षी दलों ने तब से आज तक कभी एक भी ऐसा मौका चुका नहीं है कि जब वो गुजरात को बदनाम करने का अवसर छोड़े। देखिए, गुजरात की तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है, तो उस पर तो हम बात करेंगे ही। हिमाचल प्रदेश को लेकर थोड़ा सस्पेंस जरूर है। जिस तरह से खबरें ये आ रही हैं कि कांग्रेस के विधायकों को मोहाली ले जाया जाएगा, अब आखिर इसके क्या मायने मतलब है वो समझे। उससे पहले जफर सरेशवाला साहब, आप गुजरात के नतीजों पर कुछ कमेंट करना चाह रहे थे। देखिए, ये खूबी है कि 2017 के बाद जब उनको थोड़ी कमजोरी लगी तब दी, और जो 5 चीज़ें थी जो उनको लगी कमजोरी, तो एक तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ट्राइबल जो पूरा बेल्ट है जो किसी ज़माने में कांग्रेस का था उसको अपनी तरफ लिया। देखा कि एडमिनिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम है संगठन में, उन्होंने फौरन लीडर CR पाटिल को लाया। थोड़ी देर के बाद लगा कि चीफ मिनिस्टर सही नहीं है, पूरी कैबिनेट को नए लोगों को लेकर आए।
एक बहुत बड़ा काम ये हुआ, ये जो वोट के अंदर जो 48% से जो इतना बड़ा है, उसमें ये पहली बार मुसलमान जो है उसने ये सोचा कि भाई 28 साल से हुकूमत है, अब क्या तकलीफ है। और ये उनके ज़माने में ही जो मुसलमानों की जो ग्रोथ हुई है ये 20 साल में हुई है। तो मुसलमानों का वोट जो है पहले कभी भी इतना नहीं आया, इतना अभी बीजेपी को आया। तो ये एक बहुत बड़ी, और उसमें मोदी साहब, ये एक बड़ा फैक्टर है। मोदी साहब ऊपर, सबसे ऊपर, सेकंड अमित शाह साहब का रोल, और उसके बाद CR पाटिल, और फिर लोअर लेवल पे इनका जो कार्यकर्ता है, जो इनका बीजेपी का जो पन्ना प्रमुख है, जो एक एक बूथ संभालता है, वो देखा कि बीजेपी की ऊपर तो हिंदुत्व है, लेकिन हाँ, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, लेकिन ये चीजें हिमाचल में क्यों नहीं हुई फिर? हिमाचल का परिप्रेक्ष्य बिल्कुल डिफरेंट है, अलग, और हिमाचल का जो वोटर है वो अलग तरीके से चलता है। और इस बार क्या हुआ है कि ब्रांड मोदी वहाँ तो काम कर गया, यहाँ भी काम किया। मैं अभी फिर कह रहा हूँ कि ये 10 से 12 से 15 ही होती अगर मोदी फैक्टर वहाँ ना हो। हाँ, लेकिन सरकार की कारगुजारी, परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट एंड द चीफ मिनिस्टर, ये हुआ। और उसके बाद OPS, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करना, कांग्रेस ने कहा 1500 रुपये महिलाओं को देंगे, ये कहा। फ्री बीज की बात भी होती है, कांग्रेस भी करती है और बीजेपी भी करती है। कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश का सिनेरियो डिफरेंट था और लोगों ने उसी प्रकार अपना मत दिया है। ठीक है, मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊं उससे पहले आप कुछ जोड़ना चाह रहे थे इसमें विवेक? मैं ये जो तस्वीरें देख रहा हूँ और जो ट्वीट देख रहा हूँ, तो इससे साफ है कि ये जो गुजरात की जीत है ये 2024 के लिए संदेश है। तो एक बीजेपी वाले जो है उनके लिए एक है कि कौन हरा सकता है मुझे, तू मेरे दिल का आखिरी डर था। तो ये जो बातें हो रही थी कि आम आदमी पार्टी की एंट्री हो गई है, अब क्या कुछ होगा गुजरात में, 24 पास में, तो उसने अब बीजेपी ने अपने दिल का आखिरी डर खत्म कर दिया है। इससे ये लोग 24 को भी संदेश देना चाहते हैं और शायद इसलिए ये जश्न की तस्वीरें आपको 2024 का संदेश जा रहा है क्या भाई जी? नहीं, निश्चित रूप से अगर गुजरात में कुछ बीजेपी की गड़बड़ी होती तो बीजेपी की सारी संभावनाओं पर बहुत आघात होता। देखिए, जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव नजदीक आता है, पार्टी बहुत ही नाजुक दौर से गुजरने लगती है। 3 चुनाव थे, 2 चुनाव तो भाजपा हार गई, 1 ही चुनाव तो जीती, बहुत बड़ा जीती। इसलिए दोनों चुनावों की हार उसके मुकाबले कुछ दिखाई नहीं पड़ रही है। लेकिन अगर आप सोचिए गुजरात में मान लीजिए मामला नजदीक हो जाता, कुछ और हो जाता जैसा कि पहले सोचा जा रहा था, तो भाजपा की बहुत भदभद होती और कहा जाता नरेंद्र मोदी का कल्ट फिगर या उनकी जो उनकी लोकप्रियता है वो सबकी ऊपर सवालिया निशान लग जाता। मैं कहूँगा गुजरात की इस प्रबल जबरदस्त जीत ने नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की 2024 की संभावनाओं इन सबको बचा लिया है, क्योंकि बाकी 2 चुनाव तो भाजपा हार गई। मेरे साथ मुदित अग्रवाल जुड़ गए, कांग्रेस के नेता। मैं आपके पास सीधे इस सवाल के साथ आना चाह रहा हूं कि आखिर गुजरात में आप लोगों को हुआ क्या? मैं हिमाचल पर आऊंगा, उसकी बधाई भी आपको दूंगा, लेकिन गुजरात की हार बहुत बड़ी है आप लोगों की। आपने म्यूट किया हुआ है सर, अनम्यूट कर लीजिए पहले आपको खुद को। हाँ जी, हाँ बोलिए। सबसे पहले मैं ये कहूंगा, जो गुजरात में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ उसकी, और मैं उम्मीद करूंगा बीजेपी भी जो कांग्रेस हिमाचल में जीती है हमें शुभकामनाएं देंगे और जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं करेंगे। पहली बात देखिए, 2017 गुजरात जीते कैसे हैं? 2017 में मोदी जी अमित शाह जी को बड़ा धक्का लगा जब गुजरात में कांग्रेस ने वाकई में सरकार बनाने के बड़े नजदीक आ गए। तब से उन्होंने 2 हथियारों का इस्तेमाल किया। कोई एक बात समझ लेते हैं, मोदी जी कोई भी स्टेट हार सकते हैं हिंदुस्तान में, जिस दिन वो गुजरात हार गए उनका पॉलिटिकल ऑरा खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने 2 हथियारों का इस्तेमाल किया जिसमें डेवलपमेंट कहीं नहीं था। मैं चाहता था वो डेवलपमेंट का हथियार इस्तेमाल करके जीतते, तो तब जीतते तो बात अलग होती, लेकिन उन्होंने 2 हथियारों का इस्तेमाल किया, एक थी मैनिपुलेशन, एक थी पॉलिटिक्स ऑफ हेट। देखिए सुनिए, एक मिनट मुदित अग्रवाल जी, मेरा इस पर विरोध है। आप जो बातें कह रहे हैं, सुनिए मेरी बात सुनिए। अब नतीजे आ गए और जनादेश का अपमान हमें नहीं करना चाहिए मैंडेट का। नहीं, आप इस तरीके से क्या जनता को क्या समझे? मतलब जनता बेवकूफ है, आप जनता को सीधे गुजरात की जनता को ऐसे खारिज कर रहे हैं कि उसे मैनिपुलेट कर लिया गया, मैनिपुलेशन के आधार पर गुजरात की जनता ने वोट कर दिया। अच्छा, आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं क्या? मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं, सवाल पूछना मेरा काम है, आप नहीं तय करेंगे कि मैं क्या सवाल पूछूं। सवाल कर रहे हैं, मैं अपना आंकलन दे रहा हूं। आपको नहीं माने व्यूअर्स को सुनने का तो हक है। बिल्कुल है, व्यूअर्स हमारे बीच में बाधा बनेंगे। आप मेरी बात सुन लीजिए, माने ना माने वो तो व्यूअर्स के ऊपर है ना। आपको सुनने में इतनी तकलीफ बोलिए सर, लेकिन सवाल तो पूछूंगा आपसे। हाँ, तो आपके बीच में मत बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए अगर मैं तो चाहता था व्हीकल विकास होता, अगर विकास व्हीकल होता तो 21वें नंबर पे नहीं होता गुजरात ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। 40 लाख बेरोजगार वहां नहीं होते, किसानों की समस्याएं नहीं होती। वो उन्होंने कैसे इस्तेमाल किया, सुनने की थोड़ी क्षमता रखी है। मैनिपुलेशन उन्होंने केजरीवाल जी के थ्रू की,
उनको कहा भाई उन इलाकों में जाओ जहां पे कांग्रेस है और वहां पे कांग्रेस के वोट काटो। उनको अच्छा। शहरी इलाकों में नहीं आने दिया। उसमें उन्होंने मनीष सिसोदिया का इस्तेमाल किया कि उनको कंट्रोल करें कि शहरी इलाकों में ना आए। दूसरा, जो योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिश्वा शर्मा, स्मृति ईरानी वहां गई ताकि कम्युनल हेट की, तो क्या आप विकास का एजेंडा रखते हैं? मुदी जी एक बात स्पष्ट कीजिए, एक बात स्पष्ट कीजिए सर, एक मिनट, एक बात स्पष्ट कर दीजिए। मैं ये जाना, क्योंकि आप एक ऐसी थ्योरी लेकर सामने आ गए ना कि यकीन नहीं हो रहा, इसलिए मैं चाहता हूं थोड़ा स्पष्ट कीजिए। मतलब बीजेपी के कहने पर वहां पर आम आदमी पार्टी वाले सारा काम कर रहे थे, चुनाव प्रचार कर रहे थे, ये कहना चाह रहे हैं आप? आपको शायद नहीं पता तो जाके ग्राउंड में मालूम कीजिए, पहली चीज। अच्छा, दूसरा, जहाँ कांग्रेस की कमियां भी हैं, मैं अपनी कमी की बात नहीं कर रहा, कहीं ना कहीं हमारी ऑर्गेनाइजेशन वहां वीक हुई है। हम जनता को, मुझे लगता है इस पे कमेंट लेना चाहिए प्रदीप जी से। मतलब ये सब कुछ आम आदमी पार्टी की वजह से हुआ, बीजेपी की साठगांठ थी। अब इससे जो है, अब क्या कहें, कोई ऐसा शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहते, इससे नासमझी भरा बयान और कोई नहीं हो सकता। हार हुई है, उसको स्वीकार करना चाहिए, मंथन करना चाहिए, आगे कैसे स्थिति सुधारें इस पर विचार होना चाहिए। लेकिन अपनी हार का ठीकरा किसी और पर फोड़ना, आम आदमी पार्टी नहीं, अब पिछले 6 चुनावों में तो आम आदमी पार्टी नहीं थी, तब क्यों कांग्रेस हार रही थी? तो ये तो 7वें में आई है ना। देखिए, जनादेश का सम्मान करना चाहिए लोकतंत्र में, ये बहुत जरूरी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक जाते हैं, ये बड़ी। और अब हिमाचल की बात कर लेते हैं। तो हिमाचल में कांग्रेस की जीत के बाद किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, आपको सुनवाते हैं। उन्होंने उनकी बात को अनदेखा किया, उनकी बात को तवज्जो नहीं दी, और हमने कहा हम आएंगे तो हम बागवानों का भी ख्याल रखेंगे, किसानों का भी ख्याल रखेंगे, और जो हमारी हिमाचल प्रदेश की गरीब जनता है जिसमें महिलाएं हैं, महिलाएं का मैंडेट हमारे को बहुत मिला इस बार, क्योंकि महिलाएं खुश थी कि कांग्रेस पार्टी ने हमारा ख्याल रखा, और युवाओं को हमने रोजगार देने की बात की, और युवाओं को हमने रोजगार देने की बात की, और युवाओं ने भी इस काम को बहुत बेहतरीन तरीके से किया। हमारे प्रभारी शुक्ला जी रहे, शुक्ला जी ने भी एक बहुत बड़ी भूमिका हमारे हिमाचल प्रदेश में निभाई है। हमारी हर तरीके से उन्होंने मदद की है। हाँ, जो हमने उनको कहा, उन्होंने उस बात को जहन में लिया और उस काम को किया, जिसके लिए हम हाई कमांड का आभार प्रकट करते हैं कि आपने शुक्ला जी को भेजकर यहाँ पर हमारी बहुत मदद की। जी, एक बार और क्लियर कर दीजिए, क्योंकि र्यूमर चल रही है कि आपके विधायक क्या कहीं जा रहे हैं, क्या डर है कि बीजेपी किसी तरीके से आपका काम खराब कर सकती है? नहीं, आप मुझे बताओ क्यों जाएंगे? हाँ, नहीं, ये दे आर इलेक्टेड, दे हैव वन द इलेक्शंस, कहीं नहीं जा रहे हैं? कहीं क्यों जाएंगे? कहीं क्यों जाएंगे? कोई डर नहीं है कांग्रेस? नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। ये एंटी डिफेक्शन में आ जाएगा दोबारा इलेक्शन करना। तो आज की सबसे बड़ी खबर पर यह मेगा कवरेज लगातार एबीपी न्यूज पर जारी है। गुजरात में बीजेपी की सरकार बन रही है, जबकि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही है। इस बड़ी अहम जानकारी शिरीन के पास है, तमाम आंकड़ों के जरिए आपको वो समझाएंगी, उन्हीं के पास मैं आपको लिए चलता हूं। शिरीन। बिल्कुल, और मैं यहाँ पर इसीलिए हूँ ताकि अपने दर्शकों को इन आंकड़ों के जरिए अभी तस्वीर बनती और कितनी बदलती हुई दिखाई दे रही है ये हम समझा सकें। और चाहे बात गुजरात की हो या फिर हिमाचल प्रदेश की, दोनों के आंकड़े दिखाते हैं। सबसे पहले बात गुजरात की कर लेते हैं कि क्या स्थिति फिलहाल। देखिए, 157 बीजेपी, 16 सीटें कांग्रेस, आम आदमी पार्टी की स्थिति है कि वो 5 सीटों पर, और साथ ही अदर्स जो है यानी अन्य के खाते में 4 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। तो ये आंकड़े गुजरात के हैं, और गुजरात में किस तरीके से प्रचंड बहुमत यहां सीधे तौर पर बीजेपी को मिलता हुआ, और एक बार फिर से बीजेपी वहां सरकार बनाती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। और देखिए, अभी रोड शो, क्योंकि अब जश्न भी शुरू हो चुका है, तो रेवाबा जडेजा जो इस वक्त रोड शो करती हुई दिखाई दे रही हैं अपने भारी समर्थकों के साथ। रविंद्र जडेजा भी इसी पर उनके साथ ही यहां पर दिखाई दे रहे हैं, अपनी पत्नी को यहां पर उनके साथ। रेवाबा जडेजा जिन्होंने इस बार अपनी जिस तरीके से दावेदारी जताई थी और जीती भी, और उसके बाद अब ये जश्न की तस्वीर है। कई रोड शो आपको नजर आएंगे धीरे धीरे। इसमें कुछ आप जोड़ना चाह रही थी इस रोड शो पर? हाँ,
रिवाबा जडेजा, जब आप जानते हैं कि उनके अपने ससुर जो दूसरी कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो रिवाबा जडेजा के थ्रू हम ये भी देख रहे हैं कि जो विमेन हैं, वो न सिर्फ उनको टिकट बीजेपी ने ज़्यादा दिया, बल्कि वो वुमेन वोटर्स संख्या में आए, उनके इश्यूज़ को देखा गया गुजरात में। तो विमेन के अलावा ट्राइबल वोट्स देखें, उस पर पूरी एक स्ट्रैटेजी बनाई गई। तो इस तरह से हर एक सेक्शन को पकड़कर पब्लिक सर्विस डिलीवरी पर जोर दिया गया कि लोगों तक कैसे पहुँचा जाए। बहुत सारी जो ऐसी स्कीम्स है, और ये सब हुआ है लीडरशिप में मोदी जी के। ये जो अभी कांग्रेस के लीडर आपको कह रहे थे कि ये आप और इसके स्प्लिट वोट से बीजेपी आगे निकल गई, लेकिन कई सारी सीटें हैं, जैसे दांता देखे, सोमनाथ देखे, दानी लिमड़ा देखे, माणावदर देखे और खेड़ ब्रह्मा देखे, इसमें कांग्रेस के प्रत्याशी आगे हैं और आप और बीजेपी के वोट अगर आप इकट्ठे करें तो उससे ज़्यादा होते। तो स्प्लिट तो इस तरफ भी हुआ है, जो थोड़ी सीटें कांग्रेस जीत रही है उसमें भी स्प्लिट दिख रहा है। ठीक है, मेरे साथ मनजिंदर सिरसा साहब भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। और गुजरात में तो वाकई करिश्मा हो गया, 157 सीटों पर अभी आप आगे हैं और कुल मिलाकर अब तस्वीर यही नजर आ रही है कि यही नतीजे में कन्वर्ट होना है, क्योंकि जितना वक्त हो चुका है बहुत बदलाव की उम्मीद इसमें नहीं कर सकते हैं। जी बिल्कुल यही होगा, और देश के प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने जो चुनाव के दौरान कहा था 150 पार, वो कोई अरविंद केजरीवाल जी की तरह नौटंकी नहीं है कि हम लिख कर दे रहे हैं, हम लिख कर दे रहे हैं। वो एक स्थिर बात करने वाले लोग हैं और वो राजनीति के अंदर इस भावना से नहीं आए कि झूठ बोलो और राजनीति करो। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री जी का जो गुजरात की जनता ने स्वागत किया, 50-50 किलोमीटर के रोड शो कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता। उनकी सबका साथ सबका विकास की नीति का जो लोगों ने भरपूर समर्थन किया, आखिरी छोर तक, निचले स्तर तक जो है उस परिवार को ऊपर लाने का काम जो देश के प्रधानमंत्री जी ने किया, और दुनिया के अंदर जिस तरह भारत का परचम लहराया, भारत अपने आप को गौरवई महसूस करता है। इसीलिए गुजरात के लोगों ने एक ऐसा मैंडेट दिया जो अकल्पनिक है, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल ये प्रचंड जीत है, सुनामी की तरह है। लेकिन सर सिरसा साहब, हिमाचल प्रदेश की जनता को ये बातें क्यों नहीं समझा पाए आप लोग? नहीं, हिमाचल प्रदेश की जनता को भी समझाया है। अगर आप वहां पे भी देखेंगे, हमारा वोट बैंक जो है केवल 1% हम वोट कम पड़ी है, केवल 1%, जस्ट 1%। देखिए, सीट जो है वो जनता के हाथ में नहीं है कि कितनी मिलेगी, जनता के हाथ में वोट है। तो जनता ने हमें वोट वहां पे भी भरपूर दिया। हाँ, वहां पे एक हिस्टोरिकल फैक्टर चलता है, 5 साल एक की सरकार, 5 साल दूसरे की सरकार। अच्छा। लेकिन इन स्पाइट ऑफ दिस, इस विपरीत स्थिति के बावजूद वहां के लोगों ने जो हमें वोट शेयर दिया, आप देखिए कितने लोगों ने हमारे। चलिए ठीक है, मैं सर आपके पास आऊं, लेकिन एक छोटा कमेंट। मात्र 1% हम कांग्रेस से वोट शेयर में। और रामपुर सीट से एक बड़ी खबर आ रही है, उलटफेर की खबर है, बीजेपी आगे हो गई है। अभी एक बड़ी जानकारी दर्शकों को दे दें कि रामपुर में बीजेपी आगे हो गई है। अब से थोड़ी देर पहले आप सुन रहे थे अखिलेश यादव से जब सवाल पूछा जा रहा था कि आप कोई प्रतिक्रिया दीजिए मैनपुरी की जीत पर, तो वो इंतजार करने की बात कह रहे थे। और देखिए, ऐसा लग रहा है कुछ उन्हें संकेत मिल गया था क्या। रामपुर से बीजेपी के आकाश सक्सेना आगे हो गए हैं, आजम खान की ये सीट, और वहां पर आप देखिए बीजेपी का आगे हो जाना जाहिर तौर पर एक बड़ी बात है। यूपी की रामपुर सीट पर उलटफेर की सूचना, रामपुर से बीजेपी आगे हो गई है। और हमारे साथ प्रवीण जी जुड़े हुए आम आदमी पार्टी से, उनके पास में चलता हूं और गुजरात के नतीजों पर मेरा सवाल है। ये तो खैर रामपुर की जो हमने बात की, हम यहाँ के कोई नेता जुड़ेंगे तो उनसे उस पर कमेंट लेंगे, लेकिन गुजरात की अगर मैं बात करूं, आप लोगों ने 5 सीटों पर, अभी के जो रुझानों के मुताबिक 5 सीटों पर आप जीतते नजर आ रहे हैं, तो बधाई, चूंकि खाता खोला आप लोगों ने। लेकिन जो अरविंद केजरीवाल जी पर्ची पर लिख लिख कर दे रहे थे, कितनी सीटें बता रहे थे? अखिलेश जी, देखिए जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने पहली बार चुनाव लड़ा गुजरात में, और 70 साल पुरानी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के साथ उनका मुकाबला था, टक्कर था, और आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से चुनाव लड़ा, और हम सिर्फ 10 साल पुरानी पार्टी है, और आज जो है बहुत इतिहास रचने जा रहा है कि आज 10 साल पुरानी पार्टी कोई राष्ट्रीय पार्टी बनने जा रही है। 13% वोट शेयर से ज़्यादा उनको मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में जो है आम आदमी पार्टी इस समय सेंध लगा चुकी है।
भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में अलग अलग जगह पर जीत जाती है, लेकिन जब दिल्ली की बारी आती है तो भारतीय जनता पार्टी के जो रथ है उसके टायर पंचर हो जाते हैं, उसके टायर से हवा निकल जाती है और भारतीय जनता पार्टी का रुख जो है वहीं रुक जाता है। चाहे वो एमसीडी इलेक्शन हो, चाहे वो 3 बार का इलेक्शन हो। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई, 3 बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी तमाम लोगों को और खास तौर पर नेताओं को खुद से ज्यादा दूसरों की चिंता होती है, दूसरी पार्टी के बारे में ज्यादा जानकारी होती है। मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन अभी की एक और बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को टूट का खतरा है। उन्हें लग रहा है कि कहीं उनके विधायक टूट ना जाए, उन्हें खरीद ना लिया जाए। तो इसी के मद्देनजर कांग्रेस ने तमाम तैयारियां की हैं, अपने कई इस तरीके से संकट मोचक जो है उनको उतारा है। हुड्डा साहब भी वहां पर पहुंचे हैं, वो कुछ कह रहे हैं, जरा सुनते हैं। उनका एक्सपोजर हो गया। आप पार्टी नाम का कोई वहां जहां भी चुनाव लड़े हैं, इनका मकसद सिर्फ कांग्रेसी वोट काटने का था। वो लोगों ने आम आदमी पार्टी का हिमाचल में जो प्रदर्शन रहा है, एक भी सीट अभी तक नहीं निकाल पाई है, किस तरीके से देखते हैं? सिर्फ उनका मकसद ये था कि कांग्रेस की वोट काटें। जैसे हमारे यहाँ बाई इलेक्शन हुआ था, कोई मकसद नहीं था उनको चाहिए था सारे विपक्ष एक होके जहाँ पे लड़ाई लड़े। वो उन्होंने अपना उम्मीदवार खड़ा किया, जबकि कोई उम्मीद नहीं थी। जमानत करवाई, 3000 वोट आई, लेकिन जितनी वोट काटते हैं कांग्रेस की वोट काटने का उनका वो। सिरसा साहब हमारे साथ जो कांग्रेस के नेता यहां पर हैं, मुदित जी, वो भी यही बात बार बार कह रहे हैं, वो भी इशारा कर रहे हैं और आपने हुड्डा साहब को भी सुना कि दरअसल आप लोगों की सेटिंग थी आम आदमी पार्टी के साथ, कांग्रेस के वोट काटे गए हैं। बातें करना चाहता हूँ, बहुत जरूरी। पहले आपके सवाल का जवाब देता हूँ। देखिए ऐसा क्या हुआ है, रात रात में आम आदमी पार्टी अपना सामान भाग गई, क्योंकि राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल ने दोनों ने अंदर खाते पैक्ट किया, एक एमओयू साइन किया, जिसके चलते कांग्रेस ने दिल्ली छोड़ दी और आम आदमी पार्टी ने हिमाचल छोड़ दिया। अच्छा, आप सोचिए कि जो अरविंद केजरीवाल 10 दिन पहले तक हिमाचल में कह रहा था इस बार हमारी सरकार बनने वाली, और रातों रात गायब हो गया अपना सामान लेके, दोबारा हिमाचल में घुसे तक नहीं। तो ऐसे क्या कारण बना? दूसरी बात, अखिलेश जी आपको आज ये सवाल पूछना चाहिए। देखिए मीडिया के ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक चुनाव मुख्यमंत्री जाए कागजों पर लिख लिख के दे मैं इतनी सीटें आएंगी मेरे से लिखवा लो, और झूठ बोलकर बेईमानी से, और फिर उसके बाद वहां मुकर जाए और वहां शक्ल भी ना दिखाए। आज आपको ये सवाल पूछना चाहिए, क्या एक कॉन्स्टिट्यूशन पे बैठे हुए मुख्यमंत्री को ऐसा अधिकार है झूठ बोलने का? वो पर्चियों पे लिख लिख के दे इतनी सीटें आएंगी, आईबी ने रिपोर्ट में बता दिया इतनी सीटें आएंगी। ये आपका भी फर्ज बनता है इन लोगों को एक्सपोज करना, क्योंकि ये बेईमानी की इंतहा है। प्रवीण जी जवाब दीजिए, आईबी वाली रिपोर्ट का क्या हुआ? आईबी वाली जो रिपोर्ट थी क्या हुआ उसका? उसको आप मंजूर करिए कि मोदी जी यहाँ पे दिल्ली में चुनाव हारे, मोदी जी दिल्ली में चुनाव आ रहे हैं। एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी ने इतने बड़े बड़े मोदी जी के पोस्टर यूज करे, इतने बड़े बड़े कटआउट यूज करे, और भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से एमसीडी इलेक्शन में हारी है। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से एमसीडी इलेक्शन में हारी है। जिम्मेदारी ले सिरसा जी, जिम्मेदारी ले कि हाँ जी मोदी जी दिल्ली में हारे, मोदी दिल्ली में हारे, जिम्मेदारी ले। एमसीडी इलेक्शन में इतने बड़े बड़े उन्होंने प्रचार करे, एमसीडी इलेक्शन। मुदित जी को बहस में लाना चाहता हूँ। मुदित जी, ब्रेक के पहले तो आप कह रहे थे कि बीजेपी आम आदमी पार्टी में साठगांठ है, सिरसा साहब कह रहे हैं कि आपने कोई एमओयू साइन कर लिया था केजरीवाल जी के साथ। मुदित अग्रवाल जी, ठीक है, मुदित अग्रवाल, हाँ देखिए ये बड़ी सिरसा साहब प्लीज जवाब है। आता हूँ सिरसा साहब, उस पर मैं आऊंगा, बोलने दीजिए मुदित जी को। सिरसा साहब मैं आपके बीच में नहीं बोला, थोड़ी शालीनता रखिए। देखिए जो मैं डिबेट से पहले कह रहा था, हर इलेक्शन के हार जीत के बहुत कारण होते हैं। मैं तो आपको अलग अलग कारण गिना रहा था। देखिए ये प्रॉब्लम क्या है, जब मैं ये कहता हूँ बीजेपी गुजरात डेवलपमेंट पे नहीं जीती और मुद्दे पे जीती, तो इसमें मैं क्या गलत कह रहा हूँ? इसमें आप कहते हैं मैं जनता का वो कर रहा हूँ, ये गलत बात है। देखिए हर इलेक्शन का आपको आंकलन करने चाहिए, हुआ क्या, वोट स्प्लिट हुआ कैसे हुआ, वो क्या स्ट्रैटेजी थी बीजेपी की, ये भी सच्चाई है। देखिए एक सच्चाई समझ लेते हैं लोकतंत्र की, हम इंसान हैं, जज्बाती होते हैं, रोबोट नहीं है। 51% वोट मिला है, सारी पार्टी इकट्ठी हुई थी तो भी नहीं मारते थे। 51% वोट मिला है। बोल रहे हैं ना जी, आप बीच में बोल रहे हैं ना, अब वही आदमी है ना जिन्होंने कहना चाहता हूँ कि अपने गुजरात के जो है एमएलए वहां भी सरकार चली जाएगी। लोगों ने जो मैंडेट दिया है उसका सम्मान चले। गुजरात जो उन्हें हिमाचल में जो कुछ एमएलए उनको मिले हैं और सरकार बनने की बात तैयारी हो रही है। चलिए अब कुछ तस्वीरें सामने आ रही है, वो दर्शकों को दिखा देते हैं। बीजेपी हेडक्वार्टर में इस वक्त जश्न का माहौल नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार वहां पर किया जा रहा है। हमारे सहयोगी वहां पर पहुंचे हैं, एक रिपोर्ट देख लीजिए। गुजरात में बम्पर जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में जश्न शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ नाच गाने ढोल नगाड़ों के बीच भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता
लगातार जश्न मना रहे हैं और कार्यकर्ता उछल कूद रहे हैं। अभी थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, जब यहाँ पर एक मंच बनेगा और इस मंच पर ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को संबोधित भी करेंगे और कार्यकर्ता तमाम अभिवादन करेंगे। बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता भी यहाँ इकट्ठे होंगे, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे और दूसरे जो नेता हैं। लेकिन आप देखिए माहौल कैसा है, ये देखिए गुलालों के बीच में भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता इस समय जश्न मना रहे हैं। आप लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे हैं? बिल्कुल जी, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जिस तरह से अभूतपूर्व विजय हुई गुजरात में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमें बहुत आभार खुशी हो रही है जी। बहुत गुजरात की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद, देश की जनता को धन्यवाद। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो लीडरशिप है, जो नेतृत्व है, उस कारण से अकाउंटेबिलिटी है आज राजनीति के अंदर, हमारी पार्टी के अंदर कम से कम। उसी के अंदर एक एक पैसे का हिसाब हो रहा है, इमोशनल कनेक्ट है, जनता के साथ एक जुड़ाव है और यही कारण है कि एक विश्वास है पूरी जनता को। गुजरात से सटा राजस्थान है, ये मैसेज राजस्थान के लिए भी है क्योंकि अगले साल चुनाव है। आपको लगता नहीं कि राजस्थान में भी इसका असर होगा? पूरी तरह से आप देखिए कि पिछले 4 साल के अंदर राजस्थान, और ये कांग्रेस की कमी है, ये बड़े बड़े स्लोगन देकर अपनी सत्ता हासिल कर लेते हैं लेकिन उसके बाद काम नहीं कर सकते कहीं पर भी। और राजस्थान उसका एक उदाहरण है। अंदर आपसी फूट है, लड़ाई चल रही है, पूरे राजस्थान को इन्होंने कचरे के डब्बे में डाल दिया है। इनकी जो कांग्रेस की जो योजना है, नीतियां हैं, कम से कम उससे तो जीत नहीं हुई है। इनकी इंडिविजुअल पॉकेट्स में पुरानी पार्टी है, कुछ नेताओं का कनेक्ट होगा, कहीं हमारी जो पार्टी के अंदर जिनको टिकट नहीं मिला, कहीं उनका रोल हो सकता है। लेकिन बड़ी बात है, इनकी कांग्रेस की कोई नीति शानदार है, कोई विजन है, ऐसा कुछ नहीं है वहां पर। और उसका खामियाजा, मान लीजिए अगर सत्ता में आ भी जाते हैं तो इनका खामियाजा वही होगा जो राजस्थान में हो रहा है। हमसे बात करने के लिए राज्यवर्धन सिंह राठौर साहब थे। साफ तौर पर कह रहे हैं इनकी किसी योजना की वजह से हिमाचल में नहीं जीते हैं, बल्कि पब्लिक खामियाजा भी भुगत सकती है। लेकिन देखिए जश्न का माहौल है, लोग इस समय गुजरात में बम्पर जीत के लिए जश्न मना रहे हैं, बैंड बाजा, बारात निकाली जा रही है। कैमरामैन जितेंद्र के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज, दिल्ली। बिल्कुल, तो जश्न का माहौल यहां पर है, लेकिन हमारे सहयोगी भी आज सुबह 6 बजे से लगातार यहां पर डटे हुए स्टूडियो में। आप लोग जब सुबह से इन आंकड़ों को देख रही थी, क्या आपको लग रहा था अपर्णा कि बीजेपी इतनी बड़ी जीत की तरफ जा रही है गुजरात में? देखिए अखिलेश, मैं नॉर्थ गुजरात को देख रही थी और नॉर्थ गुजरात में पिछले 2 चुनावों से कांग्रेस का बोलबाला रहा है, लेकिन इस बार बीजेपी की जो मेहनत थी उसने अपने जो काडर को शुरुआत से एक्टिवेट कर दिया था, उसका असर दिखाई दिया। और जहां पर पिछली बार बीजेपी के पास सिर्फ 14 सीट्स थी, वहां पर 23 पर बीजेपी। जी, आपका क्या आकलन? मुझे अंदाज़ा था क्योंकि ज़्यादातर शहरी सीटों पर बीजेपी को फ़ायदा मिलता आया है, क्योंकि मैंने मध्य गुजरात सुबह से ही फॉलो किया और मध्य गुजरात में ज़्यादातर शहरी सीटें हैं और इसी वजह से वहाँ पर पानी की कोई दिक्कत नहीं है, सड़क चकाचक बनी हुई है, तो शायद वहाँ पे मुद्दे इतने ज़्यादा बड़े नहीं थे। और यहाँ पे 20 सीटें अहमदाबाद में और कुल मिला के 61 में से लगभग 55 सीटें तो मिल रही हैं बीजेपी। अभी एक बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को बता दें कि प्रतिभा सिंह जो कि वहां हिमाचल कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, उनसे एबीपी न्यूज ने सीएम पद को लेकर जब सवाल किया तो उनका यह कहना था कि मैं सीएम क्यों नहीं बन सकती हूं। एबीपी न्यूज के सवाल पर प्रतिभा सिंह का यह बयान कि मैं क्यों नहीं बन सकती सीएम, आपको सुनवाते हैं क्या कहा है प्रतिभा सिंह ने। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस जीत चुकी है और इस वक्त प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह हमारे साथ है। पार्टी का नेतृत्व की आपने जीत दिलाई, अब क्या मैडम प्रदेश की सेवा करने के लिए आप तैयार हैं? क्या हम भावी मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं? देखिए, आप ये इस तरीके के प्रश्न पूछेंगे तो आई विल नॉट आंसर योर क्वेश्चंस बिकॉज इट इज नॉट फॉर मी टू डिसाइड कि कौन होगा कौन नहीं होगा। अभी तो जो लोग जीत कर आए हैं उनकी आवाज को सुना जाएगा। व्हाट दे वांट दैट हैज टू बी गिवन प्रायोरिटी, देन दिस ये आवाज हाई कमांड तक जाएगी और हाई कमांड क्या डिसाइड करती है जिम्मेदारी के लिए। लेकिन क्या आप तैयार हैं? लेट द हाई कमांड डिसाइड, बट आर यू रेडी फॉर? Why not? They had given me one responsibility earlier. They told me to fight a very tough election, by election जिसमें हिमाचल प्रदेश में कभी कांग्रेस नहीं विजय हो सकती थी और उन्होंने देखा कि कोई भी लड़ने को तैयार नहीं है। उन्होंने मुझे चुनाव के मैदान में उतारा और विकेट से विकेट परिस्थिति में, जबकि इनकी सरकार केंद्र में भी, इनकी सरकार हिमाचल प्रदेश में भी डबल इंजन की सरकार ये बोलते थे और उसी तरह से आप उनके मुख्यमंत्री भी मंडी से थे। ऐसी स्थिति में मैं चुनाव के मैदान में कूदी और मैंने वो इलेक्शन जो कि हम 4.25 लाख से हारे थे वो मैंडेट भी मतलब उसको भी पूरा किया और बढ़त लेकर उस सीट को जीत कर दिया। दूसरी बात
दूसरी बात, सोनिया गांधी जी ने जो मुझे ये कार्यभार दिया, वो उन्होंने मुझे पार्टी का अध्यक्ष बनाया, वो भी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वीरभद्र सिंह की विरासत को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकेंगे। उन्होंने मुझे ये जिम्मेवारी दी और जब मैं मैदान में गई तो हर एक व्यक्ति की ये भावना थी कि हम हाईकमांड का धन्यवाद करते हैं कि जो आपको ये जिम्मेवारी दी गई। वीरभद्र सिंह जी की विरासत की जीत है क्या ये जनादेश वीरभद्र सिंह जी की विरासत? बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। सबसे बड़ा मुद्दा आप क्या मानती है, सबसे बड़ा फैक्टर? ओपीएस। तो प्रतिभा सिंह बहुत बड़ी जीत इनके नेतृत्व में कांग्रेस को मिली है और बहुत बड़ा बयान उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस लीडरशिप ने उन्हें मंडी लोकसभा चुनाव में उतारा, उन्होंने जीत दिलाई। जब पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया, उन्होंने पार्टी को जीत दिलाई। तो अब नई जिम्मेदारी यानी मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी के लिए भी वो तैयार हैं। वो इस बात से इनकार नहीं कर रही हैं कि वो इस रेस में नहीं है। और इससे पहले उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह ने भी कहा कि प्रतिभा सिंह मुख्यमंत्री की रेस में है। तो हालांकि ये भी कहना है साथ में कि तय हाईकमांड करेगा, तय विधायकों के साथ बातचीत करके किया जाएगा। लेकिन साफ तौर पर हिमाचल में कांग्रेस की जीत के बाद प्रतिभा सिंह ने अपनी दावेदारी आगे कर दी है मुख्यमंत्री पद के लिए। और जाहिर सी बात है कांग्रेस हाईकमांड के लिए यह तय करना बहुत मुश्किल होने जा रहा है कि प्रदेश की कमान अगले 5 सालों के लिए वो किसे सौंपे। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ जैनेन्द्र, एबीपी न्यूज, शिमला। तो देखिए, दावेदारी तो कर दी गई है, व्हाई नॉट उनका यह कहना था जब सवाल पूछा गया सीएम को लेकर। दिबांग, कोई तस्वीर आपको नजर आती है? देखिए, कोशिश तो सबको करनी चाहिए, वो भी कोशिश कर रही हैं। पर मैं आपको बताना चाह रहा था कि आपने अमित शाह गृह मंत्री जी का एक जिसमें उन्होंने विकास के, मोदी के विकास की बात की, उन्होंने 3 ट्वीट किए हैं। दूसरा जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, खासतौर पर आप जब आम आदमी पार्टी से बात करें तो उस बारे में उनकी तरफ भी इशारा है। और वो कहते हैं कि गुजरात ने खोखले वादे, रेवड़ी और तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को नकार कर विकास जन कल्याण के चरितार्थ करने वाली नरेंद्र मोदी जी की भाजपा को अभूतपूर्व आदेश दिया है। यानी साफ इशारा उनका वो है। और कह रहे हैं कि इस प्रचंड जीत ने दिखाया कि हर वर्ग, चाहे महिला हो, युवा हो या किसान हो, वो पूरी तरह से बीजेपी के साथ है। यानी उनका निशाना जो इस समय है वो 24 है। पिछले 2 चुनावों में 26 की 26 सीटें वो जीत चुके हैं और इस बार भी एक तरीके से उसी को करने की कोशिश है। और ये सिर्फ ट्वीट पर ही बात नहीं खत्म होती है। अगर आप देखें जिस तरीके से गृह मंत्री जी ने बनासकांठा, साबरकांठा, पंचमहल, महसाणा, यहाँ पर ये जो मिल्क कॉपरेटिव्स हैं उनको जो जोड़ने का काम किया, जिसमें हज़ारों लाखों किसान हैं और हज़ारों गांव हैं। और ये वो क्षेत्र है, यानी अगर आप देखें गुजरात से 273 लाख लीटर दूध हर रोज मिलता है, 75% दूध यहाँ से मिलता है, उस पर उन्होंने काम किया। ठीक है, मैं उस पर आता हूं, लेकिन अभी की जो बड़ी खबर है, एबीपी न्यूज से बात करते हुए जो बात कही है प्रतिभा सिंह ने, जब उनसे यह पूछा गया कि क्या आप सीएम पद की दावेदार हैं, तो उनका कहना था व्हाई नॉट। तो कैसे वो बन सकती हैं मुख्यमंत्री, उसके लिए क्या स्थिति बन सकती है? क्या प्रतिभा के लिए उनके बेटे सीट छोड़ेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। क्या यह मुमकिन नजर आता है? प्रतिभा के बेटे विक्रमादित्य शिमला ग्रामीण से, चूंकि वो जो जीते हैं, क्या वो अपनी सीट छोड़ सकते हैं? आपको लगता है ऐसी स्थिति बन सकती है? सबसे पहले तो कहूं कि प्रतिभा सिंह भी जिन्होंने पिछले 5 साल में बहुत मेहनत की, मैं कहूँगा इस वक्त मेरे साथ मौजूद है अल्पेश ठाकुर। अल्पेश भाई, धक्का ना मारो। देखिए, जिस तरह से गुजरात में आके लोग अनाप शनाप बोलते हैं, ऐसे लोगों को ये जवाब है। ये मोदी साहब का वो डेवलप किया हुआ गुजरात है, उस पर भरोसा करके लोगों ने ये मतदान किया है। ऑल टाइम हाई, बीजेपी ऑल टाइम हाई पे पहुंची है, ये भी अपने आप में रिकॉर्ड। देखिए, पर होने ही वाला था। हम तो बोलते थे कि 150 से ज्यादा सीटें आएगी, तो हम तो उस बात को कांग्रेस वाले हंसते थे, पर हमें पता था कि वो 2 डिजिट में 20 से कम रहेगी और ऐसा ही हो रहा है। और हमने आम आदमी के बारे में भी बोला था कि 150 से ज़्यादा सीटों पे उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। तो ये सभी बात तो
गुजरात का ट्रेंड अब की बार लग ही रहा था। वजह क्या रही? वजह कांग्रेस मोदी साहब का करिश्मा जो है, उस करिश्मे के आगे कोई नहीं टिक पा रहा है। मोदी है तो मुमकिन है, ये गुजरात ने साबित कर दिया। लेकिन कांग्रेस इतनी कमजोर क्यों आपको लग रही है? कांग्रेस में ना आइडियोलॉजी बची है, ना फाउंडेशन बचा है, कुछ नहीं बचा है, तो उसकी हालत ये होने ही वाली थी। तो ये है अल्पेश ठाकुर जो कि चुनाव जीतने के बाद में कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, और कांग्रेस की ये हालत, वहाँ पर कोई बचा नहीं है, ना आइडियोलॉजी बची है, ना नेता बचे हैं। ये हालत होनी थी और हमला कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के ऊपर भी कि भले ही उन्होंने दावे कितने किए हो, लेकिन उनकी 150 से अधिक सीटों पर जमानत भी हो गई है जब्त। सहयोगी कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, गांधीनगर। तो बड़ी कवरेज नतीजों पर लगातार आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ शिरीन हूं। लेकिन चलिए सीधे इस वक्त आपको सुनाते हैं, जयराम ठाकुर कुछ कह रहे हैं। इस वक्त आपको सुनवाते हैं कि आखिर क्या कुछ कहा जा रहा है उनकी तरफ से। हर क्षेत्र में विकास हुआ है और स्वाभाविक रूप से उस विकास का श्रेय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को जाता है। चुनाव की कैंपेन में भी उन्होंने बहुत बेहतर ढंग से कैंपेन को आगे बढ़ाने के लिए हम सबका मार्गदर्शन भी किया, हम सबको सहयोग भी दिया। मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उनके मार्गदर्शन में हमने हिमाचल प्रदेश में कैंपेन को आगे बढ़ाया और उनका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा। भाई अमित शाह जी का और केंद्रीय नेतृत्व जो भी हिमाचल प्रदेश में इस चुनाव के दौरान प्रचार करने के लिए आए, उन सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। अब नई सरकार बनेगी, मेरी ओर से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूं जो वादे उन्होंने किए हैं उन वादों को वो पूरा करेंगे और हिमाचल प्रदेश आगे बढ़े, हिमाचल प्रदेश में विकास की गति तेज हो, हमारा अंतिम लक्ष्य यही है। और उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में हमारी सकारात्मक भूमिका सदैव रहेगी। जहां हिमाचल का भला होगा वहां निश्चित रूप से हमारा सहयोग होगा, राजनीति से ऊपर उठ करके भी। जहां हिमाचल प्रदेश के हितों की हमको लगेगा जहां रक्षा नहीं हो पा रही है, ठीक प्रकार से नहीं हो पा रही है, तो निश्चित रूप से उस बात को भी जनता के सामने भी, और चाहे वो विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर भी पुरजोर ढंग से रखेंगे। इस चुनाव में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण एक चीज आप लोगों ने देखी कि बहुत सारी सीटें बहुत कम अंतर से आती हैं, 100 वोट से कम भी और 100-200 वोट के बीच में भी, 500 वोट के बीच में भी। और इसलिए चुनाव बहुत नजदीक का चुनाव रहा है। लगभग 11-12 सीटें ऐसी हैं जिनमें 1000 से कम का अंतर है चुनाव जीतने हारने का। अगर वोट शेयर की अगर मैं बात कहूं, वोट शेयर में आप देखेंगे कि मात्र डिफरेंस जो है वो सिर्फ 1% का है, 1% का डिफरेंस है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद सीटों के आंकड़े में कांग्रेस हमसे आगे निकल गई। और इसलिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, जो जनमत आया है उसका अभिनंदन, उसका स्वागत और उसका सम्मान करता हूं। और आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश की हित की लड़ाई के लिए सदैव हम हर जगह मौजूद रहेंगे, यही मैं कहना चाहता हूं। और आप मीडिया के सब साथियों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। समय समय पर आप सबके बीच में अपनी बात कहने का अवसर प्राप्त हुआ और आप सबके बीच में बात कहते हुए
जिन मुद्दों को लेकर के हमने बात कही है उन मुद्दों का आप लोगों ने सही परिप्रेक्ष्य में जनता तक पहुंचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री जो कांग्रेस के कुछ नेता हैं उनके बयान सामने आ रहे हैं, वो डर है कि कहीं हॉर्स ट्रेडिंग ना हो, खरीद फरोख्त ना हो, इस तरह की उनकी तरफ से बयान। देखिए, मुझे लगता है कि उन सारी चीज़ों को लेकर के मैं खुद ही विराम लगा देता हूँ। मैंने कहा कि हम जनमत का सम्मान करते हैं, उनका बहुमत आया, बहुमत संभालना मेरा काम तो नहीं है, वो तो उनका ही काम है, उस काम को वो करें। और मैं अभी थोड़ी देर के पश्चात अपना त्यागपत्र राज्यपाल महोदय जी को सौंपने जा रहा हूँ। तो जयराम ठाकुर को आप सुन रहे थे, नतीजों के बाद अपनी हार स्वीकार करते हुए, और उन्होंने कहा कि ये जनादेश है जिसका हम सम्मान करते हैं और अब ये देखना होगा जिन्हें सत्ता सौंपी है जनता ने हिमाचल की कि वो अपनी जिम्मेदारी को किस तरीके से निभाते हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी जानकारी दी थोड़ी देर में वो इस्तीफा सौंपेंगे, अपना त्यागपत्र सौंपने के लिए राज्यपाल से मिलने के लिए जाने वाले हैं। तो इस वक्त की हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। हिमाचल प्रदेश में नतीजों पर जयराम ठाकुर को आपने सुना, उन्होंने एक और बात कही कि वोट शेयर का अंतर सिर्फ कम है, इस बहुत कम है, सिर्फ 1% कम वोट शेयर है। और इसी को लेकर उन्होंने कहा कि क्योंकि सीटें ज्यादा मिली हैं विपक्ष को, इसीलिए अब ये जनादेश है जिन्हें हम पूरे दिल से स्वीकार करते हैं। इस पर विश्लेषण करेगा, चर्चा करेगा और उसके साथ साथ में हम सब लोग भी इस पर चर्चा करेंगे। मंडी में पार्टी ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया, 10 में से लगभग 9 सीटें अभी जो देख रहे हैं जीत रही हैं भाजपा। मंडी को लेकर या बाकी देखिए, मैं पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त करता हूं और मंडी के लोगों ने मेरी भावनाओं को सम्मान दिया, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं और उन्होंने बहुत बड़ा समर्थन दिया। और ये भी मैं कहना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास में मुझसे पहले 5 मुख्यमंत्री और भी रहे, लेकिन किसी का भी जीतने का अंतर इतना नहीं रहा जितना सराज विधानसभा क्षेत्र से भी, सराज विधानसभा क्षेत्र से अब की बार जो जीत का अंतर रहा है, लगभग 38,000 की जीत वहाँ पर दर्ज हुई है। और इसलिए मैं समझता हूँ ये मेरा दायित्व बनता है कि मैं सराज विधानसभा क्षेत्र की जनता का, जिन्होंने मुझे बहुत स्नेह दिया, प्यार दिया, सहयोग दिया, और मैं वहाँ पर चुनाव की कैंपेन के दौरान बहुत कम जा पाया। नॉमिनेशन के लिए गया था, उसके बाद आधे घंटे के लिए 3 कार्यक्रम मैंने किए थे और उसके बावजूद भी उन्होंने बहुत बड़ा समर्थन दिया। आज तक का तो जयराम ठाकुर को आप सुन रहे थे अपनी हार स्वीकारते हुए। और बड़ी खबर यही है कि हिमाचल में नतीजों को लेकर ये प्रतिक्रिया जयराम ठाकुर की, और उन्होंने ये कहा है कि हम जनादेश का सम्मान करते हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर भी आपको दे दे, बीजेपी हेडक्वार्टर की सुरक्षा को बढ़ाया गया है, एसपीजी ने संभाल ली है, क्योंकि आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी हेडक्वार्टर जाएंगे गुजरात में, क्योंकि प्रचंड जीत और जिस तरीके से वो दर्ज की गई, इसे लेकर प्रधानमंत्री हेडक्वार्टर जाएंगे वहां पर, क्योंकि अब मीटिंग भी होगी। सीधे रुक कर लेती हूँ, नीरज पांडे इस पर हमें ज्यादा जानकारी देंगे। नीरज, गुजरात में प्रचंड जीत और इसे लेकर अब आज शाम बताया जा रहा है प्रधानमंत्री मीटिंग करने वाले हैं, मंथन करने वाले हैं, क्या जानकारी है? सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है? दर्शकों को बता रहे हैं, बिल्कुल सही खबर है। और आप मेरे पीछे देखिए, दरअसल ये मंच तैयार किया जा रहा है और इस मंच की जो सुरक्षा है वो एसपीजी और दिल्ली पुलिस ने संभाल ली है। और मंच के पीछे जो बोर्ड दिख रहा है इसमें साफ लिखा है, गुजरात और हिमाचल प्रदेश और दिल्ली की जनता का धन्यवाद। गुजरात जीते हैं बम्पर जीत के साथ, हिमाचल हारे हैं, दिल्ली हारे हैं, लेकिन चूंकि बहुत सारे सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत मिली है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने एक बोर्ड लगाया जिसमें उन लोगों का धन्यवाद किया है जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है, वोट दिया। और थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, यानी कि शाम को 6 बजे यहां जीत का जश्न मनाया जाएगा। और देखिए आप तमाम यहां पे झंडे बैनर लिए जो कार्यकर्ता आप दिखाई पड़ रहे हैं, सेलिब्रेशन हो रहा है, हाथों में कटआउट लिए गए हैं प्रधानमंत्री के। दरअसल ये इस बात का जो है ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर यहाँ लोगों में उत्साह है और लोग इंतजार कर रहे हैं। आप लोग पीएम साहब का इंतजार कर रहे हैं? जी, उनके ही आज मार्गदर्शन और नेतृत्व यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला जी जुड़ गए हैं। उसके बाद नीरज आपके पास मैं लौटती हूँ। पुरुषोत्तम जी, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर, और बधाई भी, क्योंकि गुजरात में प्रचंड जीत आप लोगों ने हासिल की है, लेकिन हार भी स्वीकार कर ली है राम राम हिमाचल में। नहीं, जनता का जो भी निर्णय होता है उसका स्वागत करना, स्वीकार करना हम सब कार्यकर्ताओं का फर्ज भी है, दायित्व भी है। सो जनादेश का स्वागत है
अभी थोड़ी देर पहले जयराम ठाकुर को हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि ये जनादेश का सम्मान हम करते हैं, लेकिन आप लोगों ने लगातार चुनावी मैदान में जाकर इस बात का प्रचार किया था कि डबल इंजन की सरकार बन रही है दोबारा। और आपको क्या लगता है कि डबल इंजन की सरकार क्या जनता ने स्वीकारी नहीं इस बार हिमाचल में? अरे इतना आपको 157 सीट देकर बना दिया, वो आपको दिखता ही नहीं है, तो हम क्या कहें। वो डबल इंजन की बात वहीं पे भी चल रही थी और डबल इंजन के बजाय और भी बोगियां जुड़ गई। ठीक है, चलिए, ये जनादेश को स्वीकार आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन गुजरात की भी बात कर लेते हैं। गुजरात में जिस तरीके से एक बार फिर, क्योंकि आप लोगों ने ही कहा था कि हम रिकॉर्ड तोड़ेंगे और नतीजे भी वही बता रहे हैं, क्योंकि रिकॉर्ड तोड़ा है और जिस तरीके से 157 सीटें आप लोगों को मिली हैं गुजरात में। जी बिल्कुल, हमारा ही रिकॉर्ड था और हमने तोड़ दिया है और अभी तक किसी भी दल को ये रिकॉर्ड प्राप्त नहीं है। ये हमारा सौभाग्य है, इसलिए हम गुजरात की जनता का बहुत ही आभार व्यक्त करते हैं, उसको धन्यवाद करते हैं, उसको नमन करते हैं। कांग्रेस ये कह रही है पुरुषोत्तम जी कि आम आदमी पार्टी ने हमारा खेल बिगाड़ दिया, वरना हम वहां पर मजबूत स्थिति में थे। आपको लगता है कि उसका फायदा आप लोगों को हुआ? हमको गुजरात की जनता के प्रेम का फायदा हुआ है, हमको गुजरात की सरकार का और भारत सरकार के काम का फायदा हुआ है, हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन का फायदा मिला है और इन सभी चीज़ों के फायदे से हमको ये लोग हमारे फायदे के लिए कभी भी काम करेंगे ऐसा वो तो आज बोल रहे हैं। अभी तक ये मतदान तक कभी नहीं बोलते थे। अभी मतदान के बाद भी उनको पूछा जाता था कि यदि आपको समझौता करना पड़ा तो क्या करेंगे, तो उस पर भी वो नहीं बोलते थे। वो आज हमको बता रहे हैं कि हमारी मदद से जीते हैं, ऐसा हम इसका स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। चलिए, शुक्रिया आपका पुरुषोत्तम रुपाला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। तो देखिए, बीजेपी इस वक्त गुजरात में गदगद है, लेकिन जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में जो नतीजे आए उस पर अब देखना होगा कि किस तरीके से हार का मंथन किया जाता है। फिलहाल तो हार को स्वीकारा गया है वहां पर। फिर से एक बार मैं नीरज पांडे का रुख कर लेती हूं, क्योंकि आज बीजेपी मुख्यालय में शाम को मीटिंग होनी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच भी रहे हैं। क्या और जानकारी मिल रही है नीरज इससे जुड़ी हुई? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 6 बजे पहुंचेंगे और जब पहुंचेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तमाम वो कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे और मेरे पीछे जो मंच बना है इसी मंच से तमाम वो कार्यकर्ताओं का अभिवादन करेंगे, लोगों को संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि माना जा रहा है कि उस समय भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा और दूसरे जो नेता हैं वो भी यहाँ मौजूद रहेंगे और यहाँ पे लगातार कार्यकर्ताओं का आने का सिलसिला शुरू हुआ। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ ढोल नगाड़ों से यहाँ पे सेलिब्रेशन हो रहा है और अभी भी देखिए, आप देखेंगे तो तमाम कार्यकर्ता हाथों में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लिए हुए सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और पहुंचने के बाद उनका अभिवादन स्वीकार करेंगे। तो आप देखिए, जहां देखेंगे कार्यकर्ता ही कार्यकर्ता दिखाई पड़ रहे हैं। लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो चुकी। शाम को 6 बजे का समय निर्धारित है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचेंगे और उस समय जब वो पहुंचेंगे तो गुजरात की जनता, जो गुजरात में जितनी भीषण जीत मिली है भारतीय जनता पार्टी को, उसके लिए धन्यवाद देंगे। लेकिन एक सबसे बढ़िया और पॉजिटिव बात है कि आप देखें, अगर इस बोर्ड पे गौर करें जिसमें लिखा हुआ है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक फोटो लगा हुआ है, साथ में जेपी नड्डा जी का फोटो लगा है, तो उसमें आप देखिए लिखा हुआ है कि गुजरात, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली की जनता का हार्दिक धन्यवाद। ऐसा लगता है शायद ये पोस्टर पहले ही बना लिया गया होगा, आज लगाया गया है। लेकिन इसमें एक बड़ी अच्छी पॉजिटिव बात ये भी निकलकर सामने आती है कि गुजरात जीते हैं, दोनों जगहों पे हारे हैं, हिमाचल और दिल्ली हारी है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन जनता का धन्यवाद जरूर दिया जा रहा है, ताकि क्योंकि बहुत सारे जगहों पे लोगों ने समर्थन भी किया है। 26 सीटें अभी तक हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, एमसीडी में भी 104 पार्षद जीत कर आए भारतीय जनता पार्टी की। तो सकारात्मक बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी उन सभी लोगों का धन्यवाद कर रही है जिन्होंने भाजपा का समर्थन किया। बिल्कुल, और यही कहा भी जा रहा है। ठीक है नीरज, आप रहिएगा मेरे साथ, आगे भी आपसे हम जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन इस वक्त 2 खास मेहमान और हमारे साथ जुड़ गए हैं, बाकी पैनल भी हमारे साथ यहाँ पर बना हुआ है। लेकिन इस वक्त आप देख रहे हैं अपराजिता सारंगी, जो कि बीजेपी की स्पोक्स पर्सन और साथ ही सांसद भी हैं। स्वागत है आपका अपराजिता जी। और साथ ही प्रियंका कक्कड़ भी हमारे साथ जुड़ रही है, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता। प्रियंका जी, स्वागत है आपका भी एबीपी न्यूज पर। आपके पास आऊं, लेकिन शुरुआत अपराजिता जी आपसे कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको बधाई गुजरात में प्रचंड जीत के लिए।
जी बहुत धन्यवाद। देखिए सवाल, देखिए 2 शब्दों से अपनी बातें शुरू करना चाहूंगी। ठीक है, जी बोलिए बोलिए बोलिए। 2 शब्दों से अपनी बातें शुरू करना चाहूंगी। कितने नादान थे ये शहर के सारे जुगनू, मिलके कहते थे सूरज को न उगने देंगे। देखिए गुजरात में सूर्योदय भी हुआ और इस सूर्य में बहुत चमक थी और बहुत गर्मी थी। आप याद रखें कि 1985 में गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को केवल 11 सीटें मिली थी और उस साल उस इलेक्शन में, उस निर्वाचन में माधव सिंह सोलंकी जी को 139 सीटें मिली थी और वो रिकॉर्ड था। और आज के दिन 1985 से 2022 की जो यात्रा है, इसे आप देखें और आज के दिन हम 157 सीटों पर खड़े हैं। हमने माधव सिंह सोलंकी जी का 1985 का रिकॉर्ड तोड़ा है। आगामी दिनों में अगर यह रिकॉर्ड 157 सीटों का रिकॉर्ड किसी भी दल से टूटेगा तो मुझे लगता है वो भारतीय जनता पार्टी ही होगी और किसी भी राजनीतिक। चलिए अपराजिता जी, गुजरात के मामले में तो यहाँ पर आपके दावे सही साबित हुए क्योंकि आप लोगों ने ये कहा था, ठीक है मैं मानती हूँ और उसके लिए बधाई भी आपको दे चुकी हूँ, लेकिन हिमाचल से जुड़ा हुआ भी मेरा सवाल है, वहां आप लोगों से कहाँ चूक हो गई? क्योंकि मंथन अब आप सभी लोग कर रहे होंगे, हार स्वीकार आपने की है, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि डबल इंजन की सरकार को वहां क्यों नहीं स्वीकारा गया? देखिए निश्चित तौर पर कहूंगी कि हम सब दुखी हैं। हिमाचल प्रदेश का जो परिणाम आया यह अच्छा परिणाम नहीं है। हमें लगता था हम ज़रूर रिवाज बदलेंगे, परंपरा बदलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और जैसा कि आपने कहा हमने हार स्वीकार की है, हमारी हार है। और देखिए हार के बहुत कारण होते हैं और यह कब पता चलता है? जब मंथन होता है, जब समीक्षा होती है। भारतीय जनता पार्टी अन्य दलों से भिन्न है इस मामले में कि हम आत्म समीक्षा करते हैं और खुद को सुधारने का प्रयत्न करते हैं। हम अपनी योजना पर बहुत बल देते हैं और निश्चित तौर पर आप देख रहे हैं कि हर एक कर्मी परिश्रम करता है। ठीक है, तो क्या हुआ हिमाचल में यह समझने की बात है, आगामी दिनों में पता चलेगा। चलिए मेरे साथ प्रियंका जी भी बनी हुई है, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता। प्रियंका जी, हिमाचल प्रदेश में आप लोगों ने मौजूदगी अपनी दर्ज कराई, लेकिन दावे तो बहुत बड़े बड़े किए गए थे। क्या लग रहा है कि आखिर कहाँ पर पिछड़ गए आप लोग, कहाँ पीछे रह गए? सभी को नमस्ते। ऐसा नहीं है, हिमाचल में हम रीजनेबली सोच रहे थे, हमने कभी कोई टॉल क्लेम्स नहीं किए थे हिमाचल के बारे। हाँ, गुजरात में हमने आज अभी तक का आंकड़ा जो आया 38 लाख वोट पार किए हैं। और एक आंकड़ा मुझे और भी याद आता है कि 23 साल लग गए भाजपा को 8 सीटें लाने में दिल्ली में। हम अभी 23 महीने से गुजरात में काम कर रहे थे और 4-5 सीट का जो आंकड़ा है अभी कंफर्म नहीं हुआ है, वो हमारा आ गया है। और 1985 में जो भाजपा 15% वोट लाके 11 सीटें लाई थी और उसके बाद उनको इतना टाइम लगा यहाँ पहुंचने में, हम उतना टाइम नहीं लेंगे। हम फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्टी थे, आज हम नेशनल पार्टी बन जाएंगे। तो हमारी परफॉर्मेंस बेटर ही हो सकती है बस यहाँ से। ठीक है, आपने दिल्ली की बात की और दिल्ली के लिए आप लोगों को बधाई। बट हाँ, कांग्रेचुलेशंस टू बीजेपी ऑल्सो, कांग्रेचुलेशंस टू जी, कांग्रेचुलेशंस टू बीजेपी ऑल्सो एंड थैंक यू टू द पीपल ऑफ दिल्ली फॉर हमारे लिए हमें जो कल बीजेपी का 15 साल का मिस गवर्नेंस खत्म किया है उन्होंने, उसके लिए भी थैंक यू। और गुजरात की जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम पे आपने दिल्ली की बात कही ना, आप ये बताइए कि चलिए दिल्ली में आपने काम किया, उससे सराहा गया, लोगों ने माना, लेकिन फिर गुजरात में क्या नहीं माना गया? गुजरात में भी तो आप लोगों ने पूरी तरीके से मैदान पर पूरा काम किया था, लोगों के बीच आप लोग पहुंचे थे, वहां क्या हो गया? वही तो मैं पूछ रही हूँ ना आपसे। मैं बताती हूँ आपको। देखिए, एक तो गुजरात है गढ़ प्रधानमंत्री जी का और ऑनरेबल होम मिनिस्टर जी का, तो आसान जगह नहीं थी। दूसरा, प्रधानमंत्री जी खुद बार बार कांग्रेस को रिवाइव कर रहे थे कि कांग्रेस चुपचाप से काम कर रही है। कांग्रेस जा के प्रचार कर रही थी, उनके ललित वसोया जी के वीडियोस भी हैं और भी उनके कैंडिडेट्स के वीडियोस हैं जो बोले कि कोई बात नहीं, अगर आपको आम आदमी पार्टी, आपको अगर कांग्रेस को वोट नहीं देना तो मत दो, पर आम आदमी पार्टी को मत देना और भाजपा को दे देना। तो ये दोनों पार्टीज मिलके हमारे खिलाफ गुजरात में लड़ी थी, ये वहां पे उनकी स्ट्रैटेजी थी। तभी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, कोई भी गुजरात नहीं गया। राहुल गांधी जी गए थे, सॉरी, एक पूरे दिन के लिए गए थे। हाँ। बाकी कोई भी गुजरात नहीं गया। तो ये इनकी मिली भगत थी वहां पर। किसकी मिली भगत? एक मिनट, एक क्लियर कीजिएगा, किसकी मिली भगत? दबाना है। कांग्रेस की मिली भगत किससे?
बीजेपी और कांग्रेस की। चलिए ठीक है, मैं मेरे साथ ना बीजेपी यहाँ और पर कांग्रेस आप की क्योंकि बड़ी कांग्रेस clear पर मिलीभगत थी। आप कांग्रेस पर सवाल उठा रही हैं, तो मेरे साथ यहाँ पर स्टूडियो में कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, पंकज जी हमारे साथ हैं, मैं इन्हीं से जवाब ले लेती हूँ। मिली भगत रही है आपकी गुजरात में, ये कह रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा। अब देखिए, नतीजे बहुत साफ बता रहे हैं कि कौन गुजरात क्यों गया था और उसका क्या नतीजा हुआ है। ये हर आदमी जानता है, जो भी राजनीतिक विश्लेषक है वो जानता है। ये बता रहे थे 5 सीट पे कांग्रेस आ रही है, 5 सीट पे तो खुद आए हैं। वहाँ पर जाहिर है कांग्रेस को झटका लगा है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरा एक माहौल था वहाँ, जो मैं मानता हूँ वहाँ, क्योंकि किसी भी मानक पर, जो चाहे वो मानव सूचकांक का प्रश्न हो, हंगर इंडेक्स हो, शिक्षा के प्रश्न हो, गुजरात मॉडल की असलियत तो उन्हीं आंकड़ों से दर्ज हो सामने आ जाती है जो भारत सरकार के आंकड़े हैं। तो कौन वहाँ क्या करने गया था, किसकी क्या डील हुई थी, वो बहुत सामने है। और अगर कोई भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वैचारिक अभियान इस देश में चला रहा है, कोई भी नहीं, आप भी उन पर आरोप लगा रहे हैं कि वोट काटने का काम किया है, और वो कह रहे हैं कि आप लोगों की मिलीभगत। नहीं, आपके नेताओं की तरफ से आरोप लगा। मैं एक बात बहुत स्पष्ट कर रहा हूं, ये बात कि बीजेपी सिर्फ एक राजनीतिक दल या सरकार नहीं है। बीजेपी इस देश के पूरा जो संवैधानिक व्यवस्था है उसको ध्वस्त करने का एक बड़ा अभियान है, जो सभी संस्थाओं को विफल हो रहे हैं ना बार बार। आप एक कमेंट ले लो, एक कमेंट। मैं थोड़ा सा दूसरा एंगल यहाँ पर आपको बता रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि अगर जो लोग कहते हैं 7th टर्म अगर बीजेपी का है गुजरात में, तो क्यों है, और केस स्टडी की बात हो रही है, जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी है, यानी सिटीजन फ्रेंडली गवर्नेंस, कैसे उनके लिए सुविधा पहुंचाई जाए, एक एक चीज पर काम हुआ है। एंड आई थिंक पीपल शुड नो एंड अंडरस्टैंड दैट कि वही वजह है कि वो बार बार वहाँ जीतते हैं। तो आप कहेंगे अगर हिमाचल में क्यों नहीं, तो हिमाचल एक दूसरे तरह का प्रदेश है। आप बहुत इंपॉर्टेंट बात का यहाँ जिक्र कर रही हैं, आगे इससे विस्तार से समझेंगे, लेकिन चूंकि इस पर आप देखिए आरोप और प्रत्यारोप जाहिर तौर पर ये शुरू होगा और कहा भी जाएगा कि हम इनकी वजह से हारे, इन्होंने हमारे वोट काटे, और यही हो भी रहा है। इस पर आगे भी बात करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, फौरन लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।